आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं में बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, महिलाओं को बहुत तरह के कैंसर्स भी हो रहे हैं, बट इसके विषय में उनको जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए उनको इससे बचने के लिए इससे कैसे बचाव करना है ये उनको पता नहीं होता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सारिका हैं जो हमें इन सब विषय में बताएंगी कि महिलाओं को कैसे अलर्ट रहना चाहिए इन सब बीमारियों से। तो डॉक्टर सारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नम्रता जी। मैं डॉक्टर सारिका गुप्ता, मैं स्त्री कैंसर विशेषज्ञ हूँ और मैं इस समय इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। और मैं यूट्रस कैंसर, जिसको बच्चेदानी का कैंसर कहा जाता है, ओवरी कैंसर या अंडाशय का कैंसर, सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर, वजाइना या वल्वा का कैंसर, इन सब कैंसरों का इलाज करती हूँ। और आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो महिलाओं को इससे रिलेटेड उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम उनके बारे में बात करेंगे आपसे। यस मैम, जैसे कि हम आप बता रहे थे फीमेल कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ओवेरियन कैंसर क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? हाँ देखिए, ओवरी कैंसर सब लोग बातें तो करते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि ओवरी क्या होती है। तो ओवरी जो है हम अंडाशय को कहते हैं। ये देखिए यूट्रस है और यूट्रस के बाद ये ट्यूब या नली होती हैं और उसके बाद में ये अंडेदानी होती है या अंडाशय कह सकते हो या ओवरी कह सकते हो। और ये वही ओवरी है जो कि अंडे बनाती है, इसके अंदर अंडे होते हैं और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती है। तो इसी से सारा जो रिप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल है वो फीमेल का उसी से होता है। इसी के अंदर अगर कैंसर या ट्यूमर बन जाता है उसको ओवरी कैंसर कहते हैं। ओके। और जो लक्षण आपने पूछे हैं, हाँ जी। तो लक्षण इसके कोई खास बड़े इस तरह के लक्षण नहीं होते कि अगर ये लक्षण हो रहा है तो ये ओवरी कैंसर हो सकता है। ये बिल्कुल कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, अपच की समस्या होती है, पेट का फूल जाना हो सकता है, या फिर खाने की भूख ना लगना, या फिर उल्टी आना, या मितली थोड़ी सी नौशिया, मितली की शिकायत होना, वजन लॉस होना। ये सारी ऐसी कॉमन परेशानियां होती हैं जिसके लिए पेशेंट अपने आसपास के डॉक्टरों के पास जाते हैं, गैस की कोई दवाई खा लेते हैं, बट और दूसरे टेस्ट नहीं कराते हैं और महीने निकल जाते हैं। तो ऐसे में हम बहुत लेट उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो मैम, ओवेरियन कैंसर जनरली किस उम्र में होता है ये? देखिए, ओवरी कैंसर जनरली जो कॉमन लोगों में होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब 50 वर्ष के बाद। बट कैंसर कई बार इससे कम उम्र की महिलाओं में भी होता है, जिसमें कि अगर वो काफी कम, लाइक बच्चे में भी हो सकता है, और 13, 14, 15 साल के एडोलेसेंट में हो सकता है, और 20 साल 25 साल तक की महिलाओं में भी हो सकता है। बट ये कैंसर जो कम उम्र में होते हैं वो अलग तरह के कैंसर होते हैं, जैसे जर्म सेल ट्यूमर। और जो एपिथेलियल कैंसर होते हैं, जो अग्रेसिव ज्यादा कैंसर होते हैं, वो 50 वर्ष के बाद ज्यादातर पता चलते हैं। ओके मैम। सो ओवेरियन कैंसर का इलाज कैसे होता है और क्या तरीके सामने आ रहे हैं उसके इलाज के? देखिए, ओवरी कैंसर का इलाज के अंदर दो प्रमुख चीज़ें होती हैं, वो होती है सर्जरी और कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी और सर्जरी का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है उसकी स्टेज और उसकी बीमारी के हिसाब से। और जैसे कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है और हम पूरी तरीके से वो बीमारी को पेट में से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम पहले 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी की देते हैं, उसके बाद में पूरी सर्जरी करते हैं और फिर बाद में और कीमोथेरेपी दी जाती है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम पहले ऑपरेशन करें, पूरी तरीके से बीमारी को अंदर से निकालें। अब ये ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक, पेट को ऊपर तक काटा जाता है, ओवरी, अंडाशय, यूट्रस और ओमेंटम और बाकी बहुत सारे अंगों को अंदर से निकाला जाता है। और उसके बाद में जब ये ठीक हो जाता है, उसके 3 हफ्ते बाद में कीमोथेरेपी 6 साइकिल दी जाती हैं। अब आपने नए तरीकों के बारे में पूछा है, तो नए तरीकों में भी लास्ट एक नई दवाई आई है ओवरी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए हम कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट पेशेंट के कराते हैं जब पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। और अगर उस क्राइटेरिया में वो फिट बैठता है कि उसको दवाई दी जा सकती है, उसको फ़ायदा होगा, तो हम उसको वो दवाई देते हैं। जैसे कि उस दवाई का नाम पारप इनहिबिटर्स होते हैं और थोड़ी सी महंगी दवाई है, बट आजकल उस दवाई को खाने से, मतलब वो खाने की दवाई है, तो आपकी सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी, अगर आपको डॉक्टर ने वो दवाई दी है, खाने से आपका कैंसर दोबारा आने का चांस बहुत कम हो जाता है। अच्छा ऑप्शन। डॉक्टर सारिका, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, अगर उसकी मदर को कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है या कोई और फीमेल कैंसर है, तो क्या मेरी फ्रेंड को भी कैंसर होने का डर है? देखिए, अगर ये अलग अलग कैंसरों पे डिपेंड करता है, तो ओवरी कैंसर
यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर ये अनुवांशिक होते हैं। तो इसमें अगर आपके किसी भी ब्लड रिलेशनशिप में किसी को इस तरह का कैंसर है तो उस महिला में होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। बट अगर आपकी फैमिली में 2 लोगों को ऐसा कैंसर हुआ है तो जो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ कितने फैमिली मेम्बर्स इससे इफेक्ट हुए हैं इससे भी डिपेंड करता है कि उस फीमेल को कितना रिस्क है। बट ये बात भी सही कही जाएगी कि अगर मदर को ओवरी कैंसर का रिस्क है तो उस महिला को थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आम महिलाओं के मुकाबले उसका रिस्क ज़्यादा है। उसको अलर्ट होना चाहिए। सो ओवरी कैंसर के रिकरेंस होने पर क्या इलाज संभव है? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि तो एक बार कैंसर का इलाज हो जाता है और तो पेशेंट्स ज़्यादातर सोचते हैं कि इलाज पूरा हो चुका है, अब रिकरेंस नहीं होगा। बट ओवरी कैंसर के अंदर रिकरेंस का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे पूरा इलाज आपने बेस्ट जगह से कराया है, फिर भी रिकरेंस का दोबारा कैंसर के वापस होने का चांस होता है। और अगर ये कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल में वापस आ सकता है, और अगर ये वापस आता है तो उसका इलाज भी संभव है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। या तो कीमोथेरेपी दी जाती है, या अगर कोई छोटी किसी लिमिटेड जगह पे हो रहा है तो सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। आजकल एक और तरह की थेरेपी चल रही है जिसको हम हाईपैक बोलते हैं, जिसमें कि पेट के अंदर कीमोथेरेपी को डालते हैं और फिर उसके बाद में ऑपरेशन के दौरान, और जिससे कि दोबारा कैंसर होने का चांस कम होता है। किसी को ओवरी कैंसर अगर हुआ है तो वो महिला उसके बाद भी माँ बन सकती है? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों को कम उम्र में होता है उनकी यही परेशानी होती है, क्योंकि ओवरी कैंसर में ज़्यादातर हम ओवरी को निकाल देते हैं। बट जो स्टेज 1A वाले हैं, जिसमें कि एक ओवरी के अंदर ही कैंसर है और ओवरी के बाहर नहीं गया है, उन केसेस के अंदर हम दूसरी ओवरी को बचा सकते हैं। और दूसरी ओवरी को बचाने के बाद हम जो दूसरी बची हुई ओवरी है उसके अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, मतलब एग्स को निकाल के हम सेव कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, उनको सेव करके फिर हम कीमोथेरेपी देते हैं। क्योंकि कीमोथेरेपी से भी ओवरी के ऊपर थोड़ा सा नुकसान होता है, तो कीमोथेरेपी देने से पहले हम एग्स को फ्रीज़ कर लेते हैं। और कुछ महिलाएं जो होती है जिनको बहुत यंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यंग महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा सा अलग तरह का कैंसर होता है, उनको एपिथेलियल कैंसर नहीं होता, उनको अलग तरह का कैंसर होता है, और उसमें दूसरी ओवरी को हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास 9 साल से लेके 20, 25, 30 साल तक की महिलाएं भी आती हैं जिन्हें वो स्पेशल जर्म सेल टाइप का ट्यूमर होता है। 9 साल में भी? हाँ जी, 9 साल में भी हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को। और उनकी ओवरी हम कैसे, यूट्रस और ओवरी कैसे निकाल दें, तो इसीलिए उनके अंदर हमारी मेन ये होता है कि हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है। और दूसरा, उनका प्रोग्नोसिस, जिस तरह का कैंसर है जर्म सेल, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, 100% क्योर हो जाता है अगर आप वो वाली ओवरी और ट्यूमर को निकाल दें, और दूसरी ओवरी को बचाया जा सकता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि जो ओवरी बची है वो उसके सेल, उसके एग्स को प्रिजर्व कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए, कि आगे उसकी शादी अगर होगी तो काम आए जाएंगे। तो आजकल बहुत तरीके हैं, इसके अलावा भी तरीके हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उससे सारी बातें डिस्कस करते हैं कि उसको प्रेगनेंसी, अगर शादी नहीं हुई है, पार्टनर है नहीं है, किस तरीके से आगे उसकी फैमिली पूरी की जा सकती है। जी डॉक्टर सारिका, किसी महिला को जब कैंसर होता है और आपने बताया कि आप कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उनको? बिल्कुल ना, देखिए कीमोथेरेपी से सभी लोग डरते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि सर्जरी से इतना डर नहीं है जितना कीमोथेरेपी से है। जबकि कीमोथेरेपी में इतना दर्द नहीं होता है जितना सर्जरी में होता है। सर्जरी में फिर ड्रेसिंग भी होती हैं और कुछ और कॉम्प्लिकेशन, बड़ी लाइफ मतलब फेटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आईसीयू का एडमिशन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी में भी रिस्क होता है, बट लोगों को डर होता है कीमोथेरेपी का। और वो मेरे ख्याल से वो इसलिए होता है कि लोगों के अंदर भ्रांति है कि बहुत तकलीफ होती है, और बाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाल झड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ लोगों के कि उनके बाल जाने की वजह से उनका लुक थोड़ा सा खराब, और उसकी आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से उनका जो मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी आप अपने आप को वैसा एकदम बहुत जल्दी ही चेहरे के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको देखकर लगता है कि हम बीमार हैं, जबकि वैसे उससे इतनी बीमारी नहीं होती है। हल्का सा फैटीग होता है, मतलब हल्की थकान हो सकती है। जिस दिन आपने कीमोथेरेपी ली है उस दिन आपको थोड़ी
थकान, उल्टी, मतलब खाने का टेस्ट ख़त्म हो जाना, इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ता है। किसी को हाथ में झंझनाहट या पैर में झंझनाहट भी हो सकती है और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ ये आप जो आपने थकान और ये झंझनाहट वाली जो आपने बात बताई, ये सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन कीमोथेरेपी दी जाती है, या फिर उसके 2-3 दिन के बाद? ये झंझनाहट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो लंबे टाइम तक चल सकती है, मतलब कीमोथेरेपी जब पूरी 6 महीने चल रही है उस टाइम भी चल सकती है, धीरे धीरे जाती है। बट ये जो वॉमिटिंग की समस्या है और जो थकान जो मेजर होती है वो उसी दिनों में होती है, शुरू फर्स्ट, दूसरा, तीसरा दिन। और इसको कंट्रोल करने के लिए सभी डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग होती है पहले तो आप ये दवाई लें, इससे नहीं ठीक हो रहा है तो ये दूसरी ले लीजिए, इससे नहीं ठीक हो रहा है तो तीसरी। तो सारा एक जो फ्लो चार्ट है वो बना के पेशेंट को दिया जाता है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। एक बार कीमोथेरेपी मिल गई है, जिससे पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो, उसका ब्लड का टेस्ट किया जाता है। बाकी उसको खाने पीने के लिए बताया जाता है कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा तीखा, इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि टेस्ट तो वैसे भी नहीं होता है। और ज़्यादा धीरे धीरे कई बार लें बहुत सारी चीज़ें। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, नॉन वेजिटेरियन फूड भी ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि हम रॉ वेजिटेबल सैलेड और फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, कुछ भी खा सकते हैं आप, अगर आप हाइजीनिक तरीके से आपने बनाया है वो। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि जो छिलके वाले फ्रूट्स हैं उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है आपके पेट में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है कीमोथेरेपी से, तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो किसी को भी कोई बीमारी है या वायरल है तो आप उसके आसपास ना जाएं, तो ध्यान घर पे ही रहें, बहुत ही क्राउडेड एरियाज में ना जाएं जहाँ पे आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह की जो साधारण चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और मेरे पेशेंट्स तो ज़्यादातर जो है ज़्यादा 70 के बाद के भी जो पेशेंट्स हैं आसानी से वो ले लेते हैं, और उससे कम उम्र के तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती ही नहीं। मतलब कि कम उम्र के लोगों को कम परेशानी होती है, ये बात तो है। रिकवरी जल्दी हो जाती है उन लोगों को। आजकल महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो गई है, तो क्या इससे कोई डरने की ज़रूरत है? कोई परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है? इससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? देखिए, ओवरी सिस्ट का मतलब है कि ओवरी के अंदर कहीं पे भी पानी का जमा हो जाना और एक सिस्ट पानी भरी थैली सी छोटी सी बन जाना। ये तो बहुत ही 5 सेंटीमीटर से छोटी होना, सिस्ट होना बहुत ही कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन के लिए। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप 15 से लेके, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है, मतलब 12 से समझ लीजिए, 12 साल से लेके 45 वर्ष तक महिला को ठीक से हर महीना आता है, और महीने आने के लिए अंडा बनता है। तो अंडा जब बनेगा तो वो फूलेगा, बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद जब वो फूट जाएगा तो उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो जो छोटे छोटे सिस्ट होना तो ये निरंतर 45 साल तक होता ही है। तो आप अगर करा रहे हैं मतलब किसी भी वजह से अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसमें सिस्ट का पता चल रहा है, तो डॉक्टर ये आराम से देख के बता सकते हैं कि क्या ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, मतलब कि क्या इसके लिए हमें परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो इसको देखते हैं वो आपको ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत है, MRI कराने की ज़रूरत है, या फिर ब्लड का कोई टेस्ट, ट्यूमर मार्कर जो होते हैं वो कराने की ज़रूरत है। ज़्यादातर केस में हमें सिस्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 90% केसेस में बिनाइन होते हैं। दूसरी बीमारियां, एंडोमेट्रियोसिस और भी दूसरी बीमारियां जिसकी वजह से सिस्ट बन सकती है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। बस हाँ, आपको अगर ये डायग्नोसिस बनी है या अल्ट्रासाउंड में आया है तो डॉक्टर के पास, अपने सही डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, टाइम से ज़रूर जाएँ। ओवरी कैंसर या कोई दूसरा कैंसर जो महिलाओं में होता है, उसमें बायोप्सी कराना जरूरी होता है? देखिए, ये इन ओवरी कैंसर इस मामले में बिल्कुल निराला है कि उसमें जो शुरू की स्टेज है, स्टेज 1 होती है, जो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज है, उसमें बायोप्सी करना मना होता है कि बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम ट्यूमर, अगर अंदर किसी चीज़ के ओवरी है, जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर कहीं बीच में ट्यूमर है, तो हम इसकी बायोप्सी करने के लिए जाएंगे तो वो ट्यूमर को बाहर निकल जाएगा, वो अब तो अंदर कंटेन्ड है। तो पहली स्टेज में हम नहीं करते बायोप्सी। बट अगर हमने उसका CT MRI किया है महिला का और पता चल रहा है कि यहाँ सारी जगह ही ओवरी कैंसर फैला हुआ है, तो उसको बायोप्सी करने में हमें कोई हर्जा नहीं है। ये डॉक्टर देख के बताते हैं कि क्या इनकी बायोप्सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेज 3 और 4 में हम बायोप्सी कर लेते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा रहता है कि एक तो हमें पता चल जाता है हम किस चीज़ से
क्या सचमुच में ये ओवरी का कैंसर ही है, क्योंकि समझ लीजिए पेट में सारी जगह कैंसर है। तो हम कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या पता ये कैंसर शुरुआत कहीं और से हुई है और फिर वो पूरे पेट में फैल गया है। तो हमें ये डायग्नोसिस बन जाती है कि ओवरी से ही शुरुआत हुई होगी। दूसरा, हमें ये पता चल, हमको अगर कीमोथेरेपी देनी होती है तो हमारी डायग्नोसिस होती है, हम इजीली कीमोथेरेपी दे सकते हैं, मतलब सर्जरी से पहले भी। तो ये वाली बात जो है बायोप्सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपको डॉक्टर से पूछनी चाहिए। अगर आपके केस में बायोप्सी होनी चाहिए तो करवाने में कोई हर्जा नहीं है, उससे कैंसर फैलता नहीं है। अगर वो ऑलरेडी फैला हुआ है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। मतलब ये है कि डॉक्टर को, ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर की ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनको इस समय बायोप्सी करनी है नहीं, मतलब हाँ, तो डॉक्टर आप सही होना चाहिए, सही डॉक्टर के पास सही जाएं डॉक्टर जो कि इस चीज़ के का इलाज करता है और उसको एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि किसमें फ़ायदा होगा वरना और किसमें गड़बड़ भी हो नुकसान। सकता है अगर स्टार्टिंग से आपने बिल्कुल बताया बिल्कुल गड़बड़ हो starting में, सकती हाँ। है। तो सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है इसमें।